अंदाजा एक और देश को नहीं है दोस्तों, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, दो तीन चीजें सामने उभर कर आई हैं दोस्तों, जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने क्यों प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बताया है। सबसे पहली बात, अब तक प्रधानमंत्री खामिनी के मौत पर चुप हैं। दूसरी बात, ईरानी दूतावास हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाते हैं, कायदे से हमारे विदेश मंत्री को जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, इससे पहले जब ईरान के एक बड़े नेता की मौत हुई थी, तब हमारे विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज एस जयशंकर गए थे। मगर अब अमेरिका और इस्राएल का इस कदर प्रभाव है कि हमारे विदेश मंत्री नहीं जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। सबसे शॉकिंग बात, जैसा कि मैं आपको आगे जाकर बतलाने वाला हूं, सबसे शॉकिंग बात, और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अमेरिका यह तय कर रहा है कि अब हम रूस से तेल खरीद सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि ये विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व चेला हैं। अपने आप में ये बयान थोड़ा कठोर हो सकता है, मगर मुझे बताइए ना, जब श्रीलंका ईरानी जहाज की मदद कर रहा है, आप जानते हैं सिर्फ मैं उस जहाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ IRIS देना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात एक और ईरानी जहाज की कर रहा हूं जिसका नाम बुशहर है। श्रीलंका उसकी मदद कर रहा है क्योंकि बुशहर जहाज के जो नौसैनिक है वो जानते हैं कि अगर वो समुद्र में जाएंगे तो अमेरिका टॉर्पीडो से उन पर हमला करेगा। श्रीलंका उन्हें शरण दे रहा है और भारत जैसा बड़ा देश, उसकी सरकार, उसका विदेश मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर। दुनिया अब एक बेहद अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। आगे का रास्ता तूफानी होने वाला है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है क्योंकि हमारे 40% से ज्यादा आयात होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आते हैं। LPG और LNG के मामले में स्थिति और भी खराब है। संघर्ष अब हमारे बिल्कुल पास तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डुबो दिया गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसे समय में देश को एक स्थिर और मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है, लेकिन इसके बजाय भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो समझौता कर चुका है और जिन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को छोड़ दिया है। यह अपने आप में बहुत शर्मनाक है दोस्तों। फिर इस तस्वीर को देखिए, विक्रम मिस्री गए हैं ईरानी दूतावास। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री क्यों नहीं जा सकते थे? और ऐसा नहीं है कि इससे पहले विदेश मंत्री गए नहीं हैं। यह देखिए, 21 मई 2024 की तस्वीर है। एस जयशंकर खुद कह रहे हैं कि मैं ईरानी दूतावास गया था और प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला के मौत पर मैंने अपना शोक व्यक्त किया। ऐसा एस जयशंकर ने 21 मई 2024 को किया था। मगर अब कौन जा रहा है? हमारे विदेश सचिव जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं और अमेरिका हर गुजरते लम्हे के साथ भारत के साथ दबंगई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों? और इस मुद्दे पर मेरी दो टूक सुनिए, मेरे क्या विचार हैं। प्रधानमंत्री खुद शोक क्यों नहीं जता रहे या इस पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? अगर वो खुद फोन करके खाड़ी देशों से उनकी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा कर सकते हैं, तो फिर ईरान के प्रमुख नेता की हत्या पर शोक क्यों नहीं जता सकते? शोक जताने का भी एक कूटनीतिक प्रोटोकॉल होता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किसी देश के प्रमुख नेता की मौत पर दूसरे देशों के नेता या सरकारें आमतौर पर आधिकारिक संदेश भेजकर या दूतावास जाकर संवेदना व्यक्त करती हैं। यह सामान्य राजनयिक परंपरा मानी जाती है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार भारत की ओर से बाद में विदेश सचिव ने ईरानी दूतावास जाकर सरकार की तरफ से शोक संदेश दर्ज किया। हालांकि इस पर शुरुआती देरी को लेकर राजनीतिक बहस भी हुई। आपकी स्क्रीन पर यह है भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली। वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ से हमें कोई संदेश नहीं आया, भारत से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप उनके राजदूत के लहजे में उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Yes, I think that they change every time their stance.
This is up to our capability and capacity, and they knows very well. They knows very well where is Iran and where is the location of Iran, where is the geography of Iran. But unfortunately, the Zionist regime wants to destroy and disturb all the region, all the properties of the region. Thank you. Iran is attacking neighborhood. Its neighborhood. Well, we don't attack. Please, we don't attack. They provide the bases. You have heard that 3 F-15 shut down. What's the meaning? This is provide we have a good relation with our neighbors, and we announce to all neighbors we attack to bases of the United States. They provide the bases for the United States. My brother, from these bases, targeted my elementary school. They targeted 160 students, elementary students. This is very important. We have a good relation with our neighbors, and we announce that, and they knows very well we attack only the bases. Are you in touch with the Indian side? 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 No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send message, and because they started. The Indian side. Have you spoken to the Indian side? Your conversation with the Indian side? You can ask from the Indian side. Yeah. How do you see it? और यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि विश्व गुरु नहीं, विश्व चेला, और प्रधानमंत्री ने हमारे तमाम जो हित हैं उसके साथ समझौता कर लिया। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, सुना जाए। अभी कुछ दिनों पहले जब बजट सेशन चल रहा था तो यह बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, प्रधानमंत्री दबाव में हैं, प्रधानमंत्री एप्स्टीन के दबाव में हैं, गौतम अदानी के केस के दबाव में हैं। किस दबाव में हैं? अब ये अगर कौन बनेगा करोड़पति में ये 2-3 ऑप्शन भी दें तो सारी ऑप्शन सही साबित होंगी, उसमें आप जो भी टिक कर दोगे सही होगा। लेकिन जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ वो किसी की भी समझ के बाहर है। प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहां शुरू कीजिए कि क्यों गए साहब, कारण क्या था? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सच में वाकई दिल तो हथेली पे लेकर घूम ही रहे नेतन्याहू के आसपास, जान भी हथेली पे लेकर चले गए। ऐसी क्या मजबूरी है कठपुतली नरेश कि वो धागे हिलाते हैं और आप नाचना शुरू कर देते? क्यों गए थे? क्या हासिल करके आए? आपके आने के 48 घंटे के भीतर एक गैर कानूनी जंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ दी। गैर कानूनी, अमेरिका की कांग्रेस से कोई अप्रूव नहीं हुई है, पास नहीं हुई है, गैर कानूनी जंग है। एक गैर कानूनी जंग आपके हिंदुस्तान लौटने के 48 घंटे में हो गई, और एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि शिया के धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्लाह खamenei साहब, उनकी हत्या भी हो गई। ये सब आपके इजराइल से भारत लौटने के 48 घंटे में हुआ। क्या आपकी ये आकस्मिक यात्रा इस पूरे घटनाक्रम को लेजिटिमाइज करने के लिए थी, एक कानूनी जामा पहनाने के लिए थी, एक लोगों को कुछ और दिखाना था और अंदर कुछ और तैयारी चल रही थी इजराइल और अमेरिका की, और आप उसमें कठपुतली बन गए, सामने आ गए साहब, हां सब कुछ ठीक है, सब चंगा? ये भारत का कद है आज की तारीख में कि आपको कोई भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है और आप इस्तेमाल हो जाते हो। और भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री एक अकेला नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की औकात बना दी, ये भारत की हैसियत बना दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
दोस्तों, इस वक्त तमाम विदेशी मामलों के जानकार, तमाम पुराने राजदूत भारत के इस रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब मैं आपके सामने एक एक बयानात पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले विदेशी मामलों की जानकार ब्रह्मा चेलानी का बयान आपकी स्क्रीन पर। भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास से लौट रहे जहाज को डुबोकर वॉशिंगटन ने असल में भारत के समुद्री पड़ोस को ही युद्ध का मैदान बना दिया, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि अपने ही इलाके में भारत की असली हैसियत क्या है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो यह कदम नौसैनिक मेहमान नवाजी के एक अनलिखे नियम के खिलाफ जाता है। आमतौर पर मेजबान देश के पानी से निकलते ही किसी जहाज पर हमला करना उस मेजबान के लिए अपमान माना जाता है। इससे दूसरे देशों की नौसेना को यह संदेश भी जाता है कि भारत की एक्सरसाइज में आना इस बात की गारंटी नहीं कि बाद में वे सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका असर और गहरा है। प्रधानमंत्री मोदी की महासागर वाली सोच, जिसमें भारत को हिंद महासागर का पसंदीदा सुरक्षा साझेदार बनाने की बात है, इस धारणा पर टिकी हुई है कि नई दिल्ली क्षेत्र में सहयोग जुटा सकती है और स्थिरता बनाए रख सकती है। लेकिन अमेरिकी हमले ने यह छवि तोड़ दी है, क्योंकि इससे दिख गया है कि कोई दूर बैठी ताकत भारत के समुद्री इलाके में बिना तालमेल के घातक सैन्य कार्रवाई कर सकती है। और भी चिंताजनक बात यह कि हमला श्रीलंका के पास हुआ, भारत की समुद्री सीमा के ठीक दक्षिण में हुआ, वही इलाका जिसे भारत पश्चिम एशिया के युद्धों से दूर रखना चाहता है। लेकिन अब अचानक हिंद महासागर भी उसी संघर्ष का विस्तार हो गया है। पूर्व एम्बेसडर केसी सिंह का बयान आपकी स्क्रीन पर गौर फरमाएं। वो कह रहे हैं कि खामोशी कूटनीति नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ भारत एक कॉर्नर में, एक कोने में घुसाया जा रहा है। अगर भाजपा को लगता है कि अमेरिका भारत के समर्थन का आदर करेगा, तो यह मत भूलिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर प्रहार किया था। यानी कि ट्रंप का कोई सगा नहीं है। यह आदमी सिर्फ धंधा देखता है, अपना निजी स्वार्थ देखता है। और सबसे बड़ी बात, यह सरकार हर गुजरते लम्हे के साथ समझौता कर रही है। सबसे बड़ी बात, इस खबर को देखिए। वहां के एक मंत्री ने, वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह कहा है कि अब हम भारत को इजाजत दे रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीद सके। अमेरिका की इतनी हिमाकत कि वो ये फैसला करेगा कि हम कब रूस से तेल खरीदें और कब तेल ना खरीदें। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप की ऊर्जा नीति की वजह से तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ताकि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई जारी रह सके, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 30 दिन की एक अस्थायी छूट दी है, जिससे भारतीय रिफाइनरी रूस से तेल खरीद सकें। यह जानबूझकर बहुत कम समय के लिए दी गई छूट है, इसलिए इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ उस तेल के लेन देन की अनुमति देती है जो पहले से समुद्र में फंसा हुआ है। Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अमेरिका अब यह भी फैसला कर रहा है कि भारत कितनी आर्थिक तरक्की करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ब्लूमबर्ग की इस खबर पर गौर फरमाएं। ब्लूमबर्ग की खबर क्या कहती है, पहले आप उस पर गौर करें, फिर मैं इसके मायनों को समझता हूं। अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कहा है
कि अमेरिका भारत को वही आर्थिक फायदे नहीं देगा जो उसने कभी चीन को दिए थे, जिनकी वजह से चीन एक बड़ा प्रतिस्पर्धी बनकर उभरा है। क्या मतलब है इसका? अंधभक्तों, दिमाग से पैदल अब बात समझ आ रही है कि यहां पर पौ पौ क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भारत उतनी ही तरक्की कर सकता है जितना अमेरिका चाहता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि रूस से हम तभी तेल खरीद सकते हैं जब अमेरिका फैसला करे। ये क्या हो रहा है दोस्तों? और आज भी विश्व गुरु होने का डंका पीटा जाता है। मैं कांग्रेस का जो बयान है कि भाई विश्व गुरु नहीं विश्व चेला, मैं उस शब्दावली पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं उस कठोर शब्दावली से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं एक राजनेता नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। मैं महज तथ्यों के आधार पर आपके सामने जानकारी पेश करता हूं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस सरकार के समर्थक कई राजनयिक अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मसलन अमेरिका ये जो कह रहा है ना कि हम भारत को चीन नहीं बनने देंगे और भारत की तरक्की में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, उस पर पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। ऐसा सीधा सपाट संदेश देने का मतलब क्या है? वो पहले से हमें बता रहे हैं कि अमेरिका भारत की आर्थिक बढ़त को नियंत्रित करेगा और उसे अपने हिसाब से संतुलित करेगा। हमें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसका जवाब यही है कि अमेरिका को हमें नियंत्रित करने के लिए ज्यादा साधन ना दिए जाएं। अपने आर्थिक साझेदारों को लगातार विविध बनाते रहें और पूरी मजबूती से आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करें। कमल सिब्बल जो कह रहे हैं इस पर गौर फरमाइए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस्राइल और अमेरिका पर निर्भर हैं। यहां पर कमल सिब्बल कह रहे हैं कि आप अपना ऐसा इकोनॉमिक मॉडल बनाइए कि आप सिर्फ अमेरिका और इस्राइल पर निर्भर ना हों। और हमारे प्रधानमंत्री अब तक खामेनी की मौत पर खामोश हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, जब ईरानी नौसेना जहाज IRIS देना पर हमला हुआ था, 100 लोग मारे गए थे, तो किसने मदद की थी उन तमाम सैनिकों की? श्रीलंका ने। भारत ने अपनी तरफ से बयान देने में बहुत देर कर दी। अब इस खबर पर गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। श्रीलंका हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर एन इरानियन वेसल IRINS Bushehr to dock at Trincomalee Harbour with passengers to be evacuated and transferred to Colombo before the vessel proceeds to Trincomalee. यहां पर श्रीलंका ने इजाजत दे दी है ईरान के एक जहाज बुशहर को कि वो ट्रिंकोमाली बंदरगाह पर डॉक कर सके, अपना एंकर लगा सके। श्रीलंका जैसा देश अमेरिका चाहे तो उसे मसल दे, छोटा सा देश। आप जानते हैं ना कि दुनिया के मानचित्र पर उसका स्थान कहां पर है, मगर बावजूद इसके श्रीलंका डर नहीं रहा है। और हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। विदेश मंत्री जो हैं वो दूतावास नहीं जाते, ईरानी दूतावास नहीं जाते। सबसे बड़ी बात, रूस से तेल खरीदा जाए ये फैसला अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम भारत की आर्थिक तरक्की पर फुल स्टॉप लगाएंगे। इनकी ऐसी हिमाकत, ये अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। और ये तमाम बातें मैं आपके सामने तथ्यों के आधार पर ला रहा हूं, ये हवाई बातें नहीं हैं। मगर कुछ लोगों को शर्म फिर भी नहीं आएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।